नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के इस समय रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग इस समय भारत के भूगोल के प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। भारत के भूगोल के प्रश्नों में हम लोग विविध प्रकार के प्रश्न, चाहे वो भौतिक भूगोल से, भारत के भौतिक भूगोल से संबंधित हो, भारत के मानव भूगोल से संबंधित हो, भारत की जलवायु से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, फसलों से संबंधित हो, हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय व्यस्त नहीं करना है और हम लोग यहां पर भारत के भूगोल का ये पहला प्रश्न देखते हैं। और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग उत्तर जरूर दिया करें। जब आप लोग उत्तर देते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमें डिस्कशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। अगर सही उत्तर आता है तो हम कुछ और चीजें बताते हैं, और अगर आपके ज्यादातर लोगों के गलत उत्तर होते हैं तो हम लोग फिर उसी जगह पे केंद्रित होते हैं कि आपको यह समझाया जाए कि इसका उत्तर गलत क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है, मतलब आवागमन का मार्ग प्रदान करता है। कहने का मतलब यही है कि आंतरिक सूचना संचारण प्रदान करता है, अर्थात आवागमन का मार्ग प्रदान करता है। किसके बीच में? पणजी से कोच्चि तक, कोच्चि से चेन्नई तक, मंगलौर से मुंबई तक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पाल घाट दर्रे के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। सबसे पहली बात आप समझिए कि जो पाल घाट दर्रा है, जो पाल घाट दर्रा है, पाल घाट दर्रा वास्तव में, पाल घाट दर्रा वास्तव में ये पश्चिमी घाट का दर्रा है। किसका दर्रा है? तो पश्चिमी घाट का दर्रा है, पश्चिमी घाट का दर्रा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का दर्रा है पाल घाट दर्रा। अब पाल घाट दर्रा जो पश्चिमी घाट का दर्रा है, ये किन दो जगहों को जोड़ने का काम करता है? इसका उत्तर आपको देना है। किन दो जगहों को जोड़ने का काम करता है? जैसे पणजी कोच्चि, पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। पणजी क्या है? तो गोवा की राजधानी है, गोवा की राजधानी है। ठीक है, इसी तरह कोच्चि, तो कोच्चि जो है ये एक बंदरगाह है, ये पोर्ट है, बंदरगाह है। और कहां पर है? तो केरल में है, केरल में एक बंदरगाह है। इसी तरह चेन्नई, आपको पता ही है कि ये तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है। ये तो सबको पता है कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और मंगलौर, मंगलौर कहां पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। मंगलौर कहां पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, मंगलौर कर्नाटक राज्य में है। और मुंबई पता ही है कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ये तो बड़े सिंपल सी बातें हो गए, महाराष्ट्र की राजधानी। अब आपका जो उत्तर आया है उसके अनुरूप हम आगे की बात को करेंगे। आप लोग, बहुत सारे लोग उत्तर दिए हैं कि कोच्चि से चेन्नई तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोच्चि से लेके चेन्नई को, कोच्चि और चेन्नई को पाल घाट दर्रा जोड़ता है। जो पाल घाट गैप है, पाल घाट दर्रा है, वो कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो पाल घाट दर्रा है, जो पाल घाट दर्रा है, तो ये कोच्चि को, कोच्चि को, कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ता है, कोच्चि को कोयंबटूर से जोड़ता है। और कोयंबटूर के आगे फिर चेन्नई है, कोयंबटूर के आगे फिर आगे चेन्नई तक ये रास्ता चला जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाल घाट दर्रा है ये कोच्चि कोयंबटूर को कनेक्ट करता है। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु को भी टच करते हुए इस तरह से पूरा पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट में कई सारे प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में कई सारे प्रमुख दर्रे हैं, जैसे यहां पर मुंबई है, मुंबई और नासिक, इस तरह से है मुंबई, मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। यहां पर है मुंबई, और मुंबई को यहां पर है नासिक, नासिक से जोड़ता है एक दर्रा जिसको थाल घाट गैप के नाम से जानते हैं। मुंबई और नासिक को जोड़ता है इस तरह से, इसको कहते हैं थाल घाट दर्रा। यह है थाल घाट दर्रा। थोड़ा सा डार्क हो रहा है तो आप समझ लीजिए मुंबई और नासिक के बीच में यह है थाल घाट दर्रा। इसके जब बाद आएंगे तो मुंबई और उसके दक्षिण में है पुणे। तो मुंबई और पुणे के बीच में, यहां पर पुणे है, तो मुंबई और पुणे के बीच में एक दर्रा है, मुंबई और पुणे के बीच में एक दर्रा है जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। इसका नाम है भोर घाट दर्रा। यह है भोर घाट। तो भोर घाट दर्रा ये भी पश्चिम घाट पर ही है, पश्चिमी घाट पर है। मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट दर्रा। इसी तरह भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो एक है पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा, जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, वो है पाल घाट दर्रा या पलक्कड़ दर्रा। ध्यान रखिएगा, इस तरह से पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा जो है, पाल घाट दर्रा
ये पालघाट दर्रा केरल में है, केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, इसे पलक्कड़ दर्रा भी कहते हैं। ये कोच्चि को जोड़ता है, कोच्चि है केरल में, और कोच्चि को जोड़ता है ये तमिलनाडु के कोयंबटूर से, तमिलनाडु से के कोयंबटूर से जोड़ता है, कोच्चि और कोयंबटूर को कनेक्ट करता है। पालघाट दर्रा कोच्चि और कोयंबटूर को जोड़ता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, कोच्चि और कोयंबटूर को जोड़ता है पालघाट, कोच्चि को कोयंबटूर से कनेक्ट करता है पालघाट दर्रा। इसके दक्षिण में यहां पर तिरुवनंतपुरम है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम इसके दक्षिण में है, इस तरह से कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। तो यहां पर जो कोल्लम है और तिरुवनंतपुरम जो है, इसको मदुरई से कनेक्ट करता है एक दर्रा। कोल्लम और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से एक दर्रा जोड़ता है, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से एक दर्रा जोड़ता है, और इसका नाम है, इस दर्रे का नाम है शेनकोट्टा दर्रा। यह है शेनकोट्टा दर्रा। तो शेनकोट्टा दर्रा जो है, ये ध्यान रखिएगा, शेनकोट्टा दर्रा जो है ये कोल्लम को जोड़ता है, कोल्लम है, और कोल्लम को साथ में तिरुवनंतपुरम को भी, तिरुवनंतपुरम को भी, तिरुवनंतपुरम और कोल्लम इन दोनों को जोड़ता है किससे? मदुरई से। मदुरई, मदुरई कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। मदुरई कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में मदुरई है, ठीक है, तमिलनाडु में है। मदुरई के लिए एक और विशेष बात यहां पे आपको बता देना चाहूंगा, मदुरई के लिए एक चीज याद रखिएगा, मदुरई, इसे मंदिरों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर कहते हैं मदुरई को, ध्यान रखिएगा। इसी मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी है, प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है ये इसी मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मदुरई में है, ध्यान रखेंगे, मीनाक्षी मंदिर कहां है? तो मदुरई में है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट में है, इस तरह से ये पूरा पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में ही ये सारे दर्रे बने हुए हैं, पश्चिमी घाट में है। सबसे पहले हमने देखा था थालघाट दर्रा, उसके बाद हमने देखा भोरघाट दर्रा, उसके बाद पालघाट दर्रा, और उसके बाद है शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा जो है ये कोच्चि और कोयंबटूर को जोड़ता है, लिख भी देना सही रहेगा। भोरघाट जो है ये मुंबई को जोड़ता है, मुंबई को कनेक्ट करता है, किससे? मुंबई को जोड़ता है ये पुणे से, मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोरघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है अभी जैसे बताया ये कोच्चि और कोच्चि को जोड़ता है कोयंबटूर से, कोच्चि और कोयंबटूर को कनेक्ट करता है, कोच्चि कोयंबटूर को जोड़ता है पालघाट। और शेनकोट्टा के लिए हमने बताया कोल्लम और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है। जैसे कि यहां पर दिखाया गया है कि जो कोच्चि और कोयंबटूर को कनेक्ट करता है पालघाट दर्रा, तो यहां पर इस तरह से चेन्नई है, इस तरह से चेन्नई है, और चेन्नई जो है ये चेन्नई वास्तव में एक कोच्चि से होते हुए कोयंबटूर और चेन्नई तक कैसे जाया जा सकता है, यह है पालघाट दर्रा जो कोच्चि और कोयंबटूर और चेन्नई को कनेक्ट करता है, कोच्चि कोयंबटूर चेन्नई को जोड़ देता है। इसके बाद ध्यान रखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहां पर हमने अभी आपको बताया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? केरल के बारे में प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से केरल में कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, अभ्रक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। थोरियम, यूरेनियम, अभ्रक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बताइए इसको, केरल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम, यूरेनियम, अभ्रक। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर अभ्रक की बात की जाती है, अगर अभ्रक की बात की जाएगी तो हमारे भारत में अभ्रक के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, अभ्रक के उत्पादक क्षेत्रों की अगर हम बात करें, अभ्रक के उत्पादक क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा अभ्रक के उत्पादक क्षेत्रों में एक है नेल्लोर। नेल्लोर का स्थान है जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर कहां है? तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर। इसी तरह से कोडरमा है, कोडरमा, कोडरमा कहां पर है? तो ये झारखंड राज्य में है, कोडरमा झारखंड राज्य में है, ठीक है ना। कोडरमा भी अभ्रक के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बताइए, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि बिहार में अभ्रक का उत्पादन कहां होता है? बिहार में अभ्रक का उत्पादन कहां होता है? ठीक है, बताइए बिहार में अभ्रक का उत्पादन किस जगह पर होता है? बिहार में अभ्रक का उत्पादन, ये प्रश्न है मेरा कि बिहार में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है? कोडरमा हमने बताया, कोडरमा झारखंड में। इसके बाद आप नवादा, इसके बाद है गया, इसके बाद है भागलपुर, नवादा, गया, भागलपुर, इसके बाद है मुंगेर। नवादा, गया, भागलपुर, मुंगेर, इन सभी जगहों पर
अभ्रक का उत्पादन होता है। इन सभी जगहों पर अभ्रक का उत्पादन होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार में जो अभ्रक प्रसिद्ध है वो बिहार में सर्वाधिक अभ्रक कहां होता है, कहां उत्पादित होता है। बिहार में सर्वाधिक अभ्रक का जो उत्पादन होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए, वो है नवादा जिला। नवादा में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है, बिहार में सबसे ज्यादा नवादा में होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यूरेनियम की भी बात करेंगे। फिर से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए कि बिहार में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है। बिहार में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां उत्पादित होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग सही उत्तर दिए हैं कि बिहार में अभ्रक का उत्पादन नवादा में होता है, गया में होता है, भागलपुर, मुंगेर, जमुई भी है। जमुई में भी बिहार में अभ्रक का उत्पादन होता है, जमुई में भी होता है। प्रश्न ये है मेरा कि बिहार में यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है। आप बताइए बिहार में यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है। यूरेनियम के बारे में कुछ बात तब तक बताता हूं। भारत में भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है। भारत में विश्व का 2% यूरेनियम का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। भारत विश्व का 2% यूरेनियम उत्पादित करता है। इसके बाद ध्यान रखिए, एक और प्रश्न मेरा है, एक और प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का शायद उत्तर न दे पाए। ठीक है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मैंने अभी पूछा अभ्रक का उत्पादन कहां होता है बिहार में, आप सभी लोगों ने बताया कि भागलपुर है, नवादा है, गया है, जमुई है, इन सभी जगहों पर अभ्रक का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है नवादा में सबसे ज्यादा। लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं कि यूरेनियम का उत्पादन कहां ज्यादा होता है, बिहार में। आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न और है। ये दोनों प्रश्न है, दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे मांग रहा हूं। एक प्रश्न मेरा और है यहां पर कि यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। आप इसका उत्तर दे दीजिए, मेरा मन खुश हो जाएगा। आप इसका उत्तर दीजिए, मेरा मन खुश हो जाएगा कि यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर बहुत सारे लोग गलती कुछ करेंगे। चलिए फिर भी आप बताइए। तो हमने यहां पर देखा कि यूरेनियम भारत में कहां, तो भारत विश्व के 2% यूरेनियम का उत्पादन करता है। भारत में यूरेनियम कहां होता है, तो भारत में सर्वप्रथम यूरेनियम का उत्पादन कहां शुरू हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम यूरेनियम का उत्पादन जादूगुड़ा की जो खान है, जो जादूगुड़ा खान जो है, अब ये जादूगुड़ा खान कहां पर है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पर यूरेनियम का उत्पादन भारत में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम भारत में यूरेनियम का उत्पादन जादूगुड़ा की खान में। वर्तमान में यूरेनियम के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में एक है तुमालापल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं। तुमालापल्ली कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। तुमालापल्ली कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ये यूरेनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर भी यूरेनियम के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए बिहार में यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है। इसका उत्तर आपको देना है। दो प्रश्न मैंने किया है कि बिहार में यूरेनियम का उत्पादन कहां होता है, और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे किया है कि यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। बताइए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार कहने का मतलब कि गोंडवाना में पाया जाता है, कि धारवाड़ में पाया जाता है, कि आर्कियन में पाया जाता है, कि विंध्यन शैलों में पाया जाता है। किस प्रकार की शैलों में यूरेनियम पाया जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। बिहार में यूरेनियम कहां होता है, आप उत्तर देंगे तुमालापल्ली, झारखंड। इसके अलावा जादूगुड़ा, तो जादूगुड़ा को भी ध्यान रखिए। जादूगुड़ा तो प्रसिद्ध है ही झारखंड का, जादूगुड़ा तो यूरेनियम के लिए जाना ही जाता है। अब बिहार की बात हो रही है, बहुत सारे लोग मुझे लगता है उत्तर दिए भी हैं, लेकिन बिहार में ध्यान रखिएगा, गया में यूरेनियम का उत्पादन होता है। कहां पर, तो गया में यूरेनियम का उत्पादन होता है। गया जो है डिस्ट्रिक्ट, यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमने प्रश्न किया था कि यूरेनियम जो है ये किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इस पर आप लोग उत्तर नहीं दे पाए हैं। इसका उत्तर मैं देख रहा हूं कि नहीं आ पाया है। जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं। देखिए, यूरेनियम धारवाड़ प्रकार की शैलों में पाया जाता है। धारवाड़ प्रकार की शैलों में पाया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं देख रहा हूं किसी का उत्तर नहीं आया था। यूरेनियम धारवाड़ प्रकार की शैलों में
पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम धारवाड़ प्रकार की शैलों में पाया जाता है। ये तो चलिए बात हो गई इस क्वेश्चन के डिस्कशन की। इस क्वेश्चन से मैंने इतने पॉइंट्स निकाले, लेकिन अब ध्यान दीजिए, प्रश्न तो ये है कि केरल में निम्नलिखित में से क्या बहुतायत में मिल रहा है। केरल में निम्नलिखित में से बहुतायत में क्या मिलता है। ठीक है, केरल में देखिए, यहां पर उत्तर प्रदेश में ना एक ललितपुर जिला भी है, यह भी जाना जाता है यूरेनियम के लिए। इसका भी नाम लिख देता हूं, यूरेनियम के लिए ललितपुर को भी जानते हैं। सहारनपुर तो है ही, ललितपुर भी है। तो इसका उत्तर आप लोग दे रहे थे और आपने सही उत्तर दिया था, मैंने ध्यान दिया था, देखा था, आपका उत्तर सही था। थोरियम, केरल में थोरियम पाया जाता है। केरल में थोरियम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं थोरियम के बारे में बताना चाहूंगा। थोरियम कहा जाता है कि अगर थोरियम से अगर परमाणु विद्युत उत्पादित करने की पूरा सामर्थ्य विकसित कर लिया गया तो भारत की सभी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, और मतलब पूरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। थोरियम की बात करें, पहली बात ये क्या है, तो यह एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यह एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ है। थोरियम रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, थोरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो परमाणु क्रमांक इसका 90 होता है। ठीक है, अब बात करें थोरियम के बारे में। थोरियम, इसका अयस्क क्या है, किस अयस्क में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिए, थोरियम जो है, थोरियम मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मोनाजाइट अयस्क में। इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि थोरियम मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है। अब बात आती है कि ये मोनाजाइट कहां मिलता है। थोरियम पाया जाएगा मोनाजाइट में, मोनाजाइट अयस्क में पाया जाता है। अब बात आती है कि मोनाजाइट कहां पाया जाएगा, तो मोनाजाइट पाया जाएगा केरल के तटवर्ती रेतों में पाया जाता है। केरल के तटवर्ती रेतों में पाया जाता है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो केरल के तटवर्ती रेतों में पाया जाता है मोनाजाइट, और वहीं पर केरल में ही मुख्य रूप से थोरियम का मिलने की संभावना है, मिलता भी है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त भी कुछ स्थान है, जैसे कि तमिलनाडु में भी मिल सकता है। तमिलनाडु में भी ये है, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी थोरियम है थोड़ा सा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा सा थोरियम है, और थोड़ा सा उड़ीसा में भी थोरियम है। इन सभी जगहों पर है, लेकिन आपको बस एक याद रखना है, केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो केरल की बीचेस होते हैं, तो केरल के बीचेस पर, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों पर थोरियम पाया जाता है, मोनाजाइट अयस्क पाया जाता है, जिसमें थोरियम मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विविध प्रकार के प्रश्नों का संकलन रहता है इस सेशन में। आप देख सकते हैं कि यहां पर अब वन्य जीव अभ्यारण्यों से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्यों का नाम दिया गया है और दूसरी ओर यहां पर राज्यों का नाम दिया गया है। ठीक है ना, यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है। अब बताइए कौन किससे मैच कर रहा है। नामदाफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, कहां पर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर या केरल। बांदीपुर कहां है, और लामझाओ नाम का अभ्यारण्य ये कहां पर है, लामझाओ नाम का अभ्यारण्य कहां है। इसका उत्तर आप दीजिए, मैच करके बताइए कौन किससे मैच कर रहा है। तब तक मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। ये जो लामझाओ लिखा हुआ है ना, वास्तव में इसका नाम है केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ, लामझाओ या लामझाओ, केबुल लामझाओ या लामझाओ। ठीक है, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये वास्तव में यहां पर ये एक तैरता हुआ, इसको कहा जाता है तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसको मानते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताएंगे केबुल लामझाओ जो है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो केबुल लामझाओ नेशनल पार्क है ये लोकटक झील के अंदर है। कहां पर है, तो लोकटक झील में है। अब बात आती है कि लोकटक झील कहां पर है,
तो लोकटक झील ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है लोकटक झील। लोकटक झील के लिए ये भी आप याद रखिएगा, लोकटक झील के लिए आपको ध्यान रखना है कि लोकटक झील जो है ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की एक झील है लोकटक झील, और इसी में केबुल लामझाओ नाम का नेशनल पार्क है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां केबुल लामझाओ या लोकटक झील का ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसमें पाया क्या जाता है? इसमें घास पाई जाती है, एक विशेष तरह की घास पाई जाती है जिसको फुमडिस बोलते हैं, फुमडिस बोला जाता है। फुमडिस नामक घास पाई जाती है, फुमडिस नामक घास इसमें पाई जाती है। किसमें? केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान में फुमडिस नामक घास पाई जाती है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा ध्यान रखिए केबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो है यहां पर मस्क डियर, मस्क डियर मतलब जो कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो पूछा जाए कि कस्तूरी मृग भारत में कहां पाए जाते हैं, आप बताएंगे केबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो है, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि पूछा जा सकता है कि भारत में कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं, आप बताएंगे कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है, जिसे केबुल लामझाओ नेशनल पार्क कहते हैं, मणिपुर में, वहां पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं और वहां एक विशेष तरह की घास पाई जाती है जिसे फुमडिस बोलते हैं। चलिए अब इसको मैच किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास किया जाए। देखिए नामदाफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार जो है ये केरल में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केरल में है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, बांदीपुर कहां है? कर्नाटक में है। और लामझाओ जो है ये मणिपुर में है, लामझाओ मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा लामझाओ मणिपुर में है। नामदाफा जो अरुणाचल प्रदेश में है ये बाघ के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए जाना जाता है। यहां बार्किंग डियर, भौंकने वाले मृग, पूछा जा सकता है कि भौंकने वाले मृग कहां पाए जाते हैं। तो ये जो भौंकने वाले मृग हैं, भौंकने वाले जो मृग हैं, पूछा जाता है कहां पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा भौंकने वाले मृग जो है ये नामदाफा नेशनल पार्क जो है यहां पर पाए जाते हैं, भौंकने वाले मृग। देखिए कितना अच्छा सा पॉइंट बता रहा हूं। पेरियार, यहां पर हाथी पाई जाती है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में यहां हाथी पाए जाते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, यहां पर बाघ अभयारण्य है, यहां पर बाघ पाए जाते हैं बांदीपुर में। और केबुल लामझाओ के लिए आपको बताया ही था कि यहां पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, यहां पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के लिए लामझाओ नेशनल पार्क जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। वीडियो आज इतना बफरिंग क्यों कर रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू बीच में आ रहा हो। हम लोग अपना क्लास को जारी रखते हैं, आप क्लास पे कंसंट्रेट करिए। बड़ा अच्छा प्रश्न एक और आया है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि संकटापन्न रिडले कछुओं का विश्व का सबसे बड़ा समुच्चयन है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिडले कछुए कहां पाए जाते हैं? रिडले कछुए, रिडले कछुए के ऑलिव रिडले भी बोला जाता है, ऑलिव रिडले भी बोला जाता है। ऑलिव रिडले ये समुद्री कछुआ होता है। ये कहां क्या है? तो समुद्री कछुआ है। ऑलिव रिडले क्या है? तो ये समुद्री कछुए होते हैं। पहली बात, ये किस तरह के हैं? तो ऑलिव रिडले जो है ये संकटापन्न प्रजाति है, ये संकटापन्न प्रजाति है। ध्यान रखेंगे, संकटापन्न प्रजाति मानी जाती है। तो ऑलिव रिडले जो होते हैं ये बेसिकली संकटापन्न प्रजाति मानी जाती है, संकटग्रस्त कछुए होते हैं ये, संकटग्रस्त। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, संकटापन्न प्रजाति, ध्यान दीजिए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आयुषियन द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। आयुषियन द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? आयुषियन। तो आयुषियन द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये जो रेड डाटा बुक है ना, आयुषियन का रेड डाटा बुक, इसी रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जो होती है इसी रेड डाटा बुक में सूचित की जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आप लोग के उत्तर सही आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग करेक्ट आंसर दे रहे इस प्रश्न का, लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं उसे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
कि जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती हैं किसी भी जीवों की, उसको आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में सूचित किया जाता है। बात आती है कि ये रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो आप बताएंगे आईयूसीएन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से ये आईयूसीएन संस्था है जो जारी करती है। अब ऑलिव रिडले कछुए के लिए आपको बताया कि ये संकटापन्न है। अब कहां ये है, तो ये गहिरमाथा पे। कहां है, तो गहिरमाथा में है। गहिरमाथा, गहिरमाथा कहां पर है, तो ये उड़ीसा में है। गहिरमाथा कहां है, तो उड़ीसा में है। गहिरमाथा उड़ीसा में है। यहां पर सागरमाथा लिखा है। सागरमाथा क्या है, तो सागरमाथा जो है, ये जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में सागरमाथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। यह भी आप याद रखिए, माउंट एवरेस्ट की हाइट, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर। ये नई ऊंचाई है, लेकिन आप 8,848 मीटर ही मानिएगा, ठीक है ना, 8,848 मीटर ही लेके चलिएगा। वैसे यहां पर ध्यान रखिए 8,848.86 ये ऊंचाई, इसकी ऊंचाई बढ़ी है, पहले से बढ़ चुकी है ऊंचाई, लेकिन आप 8 एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चलना है, 8,848 मीटर मानेंगे। अब इसके बाद बात आती है लक्षद्वीप का भी यहां जिक्र है, तो थोड़ी सी बातें लक्षद्वीप की भी कर लेते हैं। लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है ये भारत में प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। भारत में प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। पूछा जाता है कि प्रवाल द्वीपों के उदाहरण भारत में कौन से हैं, तो ये प्रवाल द्वीपों के उदाहरण माने जाते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है। भारत का सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र माना जाता है लक्षद्वीप। सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप ये प्रवाल द्वीपों के उदाहरण माने जाते हैं, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण, ठीक है। चलिए, तो हमारा उत्तर यही है कि गहिरमाथा में ऑलिव रिडले कछुए जो है ये पाए जाते हैं, ये समुद्री कछुए होते हैं। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा है कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं। हमारे इंडिया में कैम्ब्रियन पूर्व कल्प, कैम्ब्रियन पूर्व, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो होती है, मतलब सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं वो कहां पाई जाती हैं? अरावली में, पश्चिमी घाट में, गोंडवाना क्रम में। अरावली में, पश्चिमी घाट में या गोंडवाना क्रम में, कहां पर भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः कहां पाई जाती हैं? इसका उत्तर आप दीजिए, कैम्ब्रियन पूर्व। ये कैम्ब्रियन पूर्व ये सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं, सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। और इन्हीं कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानों से ही, जो कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानें हैं, इनसे ही, इनके अपर्दन से ही, ध्यान रखिएगा, इनके अपर्दन से ही धारवाड़ शैलों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ शैलों का निर्माण हुआ है। यहां अपर्दन से ज्यादा अपक्षय शब्द सही रहेगा। इनके अपक्षय व अपर्दन लिख लेते हैं। अपक्षय मतलब होता है स्थान पर ही टूट फूट होना। जब चट्टानें अपने स्वयं के स्थान पर टूटती फूटती हैं, जब चट्टानें अपने खुद के स्थान पर, स्वयं के स्थान पर टूट फूट के बिखर जाती हैं, तो उसको हम अपक्षय कहते हैं, ठीक है। और अपर्दन क्या होता है? किसी माध्यम के सहारे, किसी माध्यम के द्वारा, जैसे नदी है, हवा है या फिर ग्लेशियर है, किसी के द्वारा जब सतह का कटाव होता है, सतह का जब कटाव होता है तो उसको हम अपर्दन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानें कहां हैं? तो वास्तव में ये अरावली में पाई जाती हैं। वैसे तो कैम्ब्रियन पूर्व जो चट्टानें हैं भारत में ये जो शैलें हैं, भारत में ये चट्टानें, ध्यान रखिए, भारत में ये जो शैलें हैं, भारत में ये शैलें प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय पठार पर आधार के रूप में पाई जाती हैं, नीचे आधार के रूप में पाई जाती हैं। तो अगर कहा जाए कि कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानें कहां पाई जाती हैं, तो भारत में, हमारे इंडिया में
आधार के रूप में ये चट्टानें दक्षिण भारत में पाई जाती, इसी के ऊपर नई चट्टानों का विकास हुआ है। ठीक है, नई चट्टानों का विकास हुआ है। तो यहां पर अरावली में कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, अरावली वगैरह को समझने का प्रयास करते हैं, अरावली को समझते हैं। देखिए, अरावली जो है ये अहमदाबाद से लेकर के इस तरह से दिल्ली तक इसका विस्तार है। अरावली जो है ये विस्तृत है अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक, इस तरह से अरावली का विस्तार है। अरावली, अरावली जो है, अरावली, अरावली के लिए याद रखिएगा अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली का इसका विस्तार है। यहां पर है अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद है, और अहमदाबाद से लेकर के यहां पर है दिल्ली, दिल्ली तक ये फैली हुई है, दिल्ली कटक तक इसका विस्तार अरावली का है। अरावली जो है इसके लिए आप याद रखिए, अरावली जो है ये सबसे प्राचीन तो है ही, सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है इसे, सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत, सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत इसको मानते हैं। सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत अरावली है, ध्यान रखिएगा। अरावली जो है, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अरावली की गुरु शिखर है। अब यही जो अरावली है, इसमें ध्यान रखिए, अरावली में, अरावली में एक दर्रा पाया जाता है, अरावली में एक पास है, एक दर्रा है, पहाड़ी रास्ता, इसका नाम है गोरन दर्रा, इसका नाम है गोरन दर्रा। गोरन दर्रा जो है अरावली में गोरन दर्रा है, ठीक है ना, उदयपुर के पास पड़ता है, ये उदयपुर के निकट पड़ता है, उदयपुर के पास पड़ता है गोरन दर्रा। और ये जो गोरन दर्रा है पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान को जोड़ने का काम करता है, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान को जोड़ने का काम करता है। अगर हम राज्यों की बात करें, अरावली किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर गुजरात राज्य है, गुजरात के बाद राजस्थान है, थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, इसके बाद हरियाणा है, और इसके बाद दिल्ली है। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इस तरह अरावली का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर है। इसके बाद बात आ रही थी पश्चिमी घाट की, इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। पश्चिमी घाट, इस तरह से पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार जब हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट का विस्तार हमें मिलता है गुजरात राज्य में, गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र के बाद यहां पर गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक में इसका विस्तार है, इसके बाद यहां पर केरल राज्य है, केरल में इसका विस्तार है, और उसके बाद तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार मिलता है। यह है पूरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट इसको कहते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं पश्चिमी घाट को, ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद है कि गोंडवाना प्रकार की चट्टानें, ध्यान रखिए हमारे भारत में गोंडवाना चट्टानें जो है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। गोंडवाना शैलों पे बात आई थी, गोंडवाना जो शैलें हैं, गोंडवाना शैलें, भारत में ये चट्टानें कहां पाई जाती हैं? भारत में ये शैलें, भारत में ये शैलें नदी घाटियों में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? तो नदी घाटियों में मिलती हैं। भारत में ये शैलें नदी घाटियों में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि भारत में गोंडवाना शैलें नदी घाटियों में पाई जाती हैं, नदी घाटियों में। हमारे भारत में जो गोंडवाना चट्टानें हैं ये कहां पाई जाती हैं? तो नदी घाटियों में पाई जाती हैं। ये तो सबको पता ही है कि गोंडवाना चट्टानों में देश का 98% तक जो कोल है, जो कोयला है, ये मिलता है। 98% तक कोयला इसी में पाया जाता है, 98% तक कोल जो है वो इसी में मिलता है, ठीक है, 98% तक कोयला इसी में मिलता है। इसके बाद हम देखें कहां कहां इसका विस्तार है, किस किस जगह पे इसका विस्तार है, गोंडवाना चट्टानों का कहां कहां विस्तार देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर इस तरह से गोंडवाना चट्टानें हैं, इस तरह से ये गोंडवाना चट्टानों का विस्तार हमें मिलता है सोन घाटी में। इसी तरह यहां दामोदर घाटी में भी गोंडवाना चट्टानों का हमें विस्तार मिलता है। सोन घाटी में तो है ही, दामोदर घाटी में भी इसका विस्तार मिलता है, दामोदर घाटी में, सोन घाटी, दामोदर घाटी। इसके अलावा महानदी घाटी है, इस तरह से महानदी घाटी, और यहां पर गोदावरी नदी घाटी। इन सभी जगहों पर, इन सभी जगहों पर गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी, यहां पर है महानदी घाटी, ध्यान रखिए महानदी घाटी, महानदी घाटी,
यहां पर है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, और यहां पर है सोन नदी घाटी, सोन घाटी। ठीक है, इन सभी जगहों पर ध्यान रखेंगे, इन सभी जगहों पर गोंडवाना चट्टानों का विस्तार है। गोंडवाना चट्टानें दामोदर घाटी में भी हैं, महानदी घाटी में भी हैं, और ये गोदावरी घाटी में भी पाई जाती हैं। और ये जो दामोदर, यहां पर जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सोन घाटी है ना, सोन घाटी में याद रखिएगा सर्वाधिक सर्वाधिक मोटी कोयला सिंगरेनी कोयला क्षेत्र ये गोदावरी घाटी में है। गोदावरी घाटी में जो कोयला क्षेत्र उसे सिंगरेनी बोलते हैं, और सोन घाटी में जो कोयला क्षेत्र उसे हम सिंगरौली के नाम से जानते हैं, सिंगरौली कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे मोटी कोयले की परत यहीं पर है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की भी हमने बात कर ली, साथ के साथ हमने गोंडवाना क्रम के अलावा पश्चिमी घाट की हमने बात कर ली, और अरावली की भी हमने बात कर ली, अरावली की भी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न एक और मिल रहा है, एक और शानदार प्रश्न हमारे क्रम में आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चावल तथा तंबाकू आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल है। चावल तथा तंबाकू आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल है। क्या यह सही है या गलत है? अब आपको उत्तर देना है। इसके बाद चावल तथा चाय, चावल तथा चाय पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। आपको उत्तर देना है सही है या गलत है। इसके बाद चावल तथा ज्वार, क्या ये उड़ीसा की फसल है? इसके बारे में भी आप उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें से सही है। चावल तथा कॉफी, क्या ये तमिलनाडु की प्रमुख फसल है? कौन सा सही है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में आप उत्तर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। चावल की थोड़ी बात करते हैं। चावल, चावल के बारे में बात करते हैं। चावल जो है ये उष्ण व आर्द्र जलवायु की फसल है। चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है, ध्यान रखेंगे। चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। ठीक है, भारत में अगर हम चावल की बात करें, भारत में अगर हम चावल की बात करें तो याद रखिए भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल यही है। सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल क्या है? तो वह है चावल। सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल जो है वो चावल है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि हमारे भारत में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, भारत में जो चावल की खेती होती है, चावल की जो खेती होती है वो 2 क्षेत्रों में होती है। पूर्वी भाग में होती है, चलिए इसको दूसरे पेज पे बताता हूं, दूसरे, तब तक कुछ और यहां बताता हूं। चावल के बारे में देखिए, चावल के उत्पादन की जब हम बात करते हैं, चावल का उत्पादन, इसमें नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन की बात हो रही है। तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, तीसरे नंबर पे पंजाब, और अपना जो बिहार है ये छठे नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, बिहार जो है वो छठे नंबर पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में चावल का उत्पादन क्यों होता है अच्छा, क्यों चावल का उत्पादन अच्छा होता है बिहार में, आपको उत्तर देना है। इसका उत्तर आप दीजिए, बिहार में चावल का उत्पादन अच्छा क्यों होता है। यहां पर मैं पंजाब के बारे में एक बात बता दूं कि पंजाब में चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। चावल की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पर है? चावल की उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? तो वो पंजाब राज्य में है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर है? तो उत्पादकता पंजाब राज्य में है। सबसे ज्यादा उत्पादकता पंजाब राज्य में है। ठीक है, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में यहां पर उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना, जो ग्रीष्म काल में यहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो ग्रीष्म काल में जो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वर्षा हो जाती है अच्छी, इस वजह से अब यहां पर मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। चावल के बारे में मैंने बताया, तंबाकू
तो चावल तंबाकू क्या आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल है? बिल्कुल सही है। मेरा एक प्रश्न भी है, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मैं देखता हूं कौन उत्तर देता है। बताइए कौन सी ऐसी फसल है जो दक्षिण भारत में, कौन सी ऐसी फसल है जो दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जाती है? हम लोग पढ़ते हैं ना कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो चावल जो है, चावल तो खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी फसल है जो दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जाती है? उत्तर देके बताइए। तो तब तक मैं आपको उत्तर वेरीफाई करता हूं कि चावल तथा चाय पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है। बिल्कुल सही बात है, चावल तथा चाय पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। चावल तथा ज्वार उड़ीसा की प्रमुख फसल है? नहीं, यहां समस्या खड़ी हो गई। चावल तथा ज्वार जो है ये उड़ीसा की फसल नहीं है। चावल तो उड़ीसा में होता है, ये सही है, लेकिन ज्वार नहीं। ज्वार जो है ये शुष्क शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की फसल है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह होती है, ठीक है ना। शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों की यह फसल है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जब ज्वार की बात आती है तो ये कहां होगी? महाराष्ट्र में ज्वार की फसल होगी, महाराष्ट्र में ज्वार की फसल होगी, राजस्थान में होगी, गुजरात में होगी, पंजाब के पश्चिमी और हरियाणा के पश्चिमी भाग में होगी, इन सब जगहों पर। क्योंकि जो ज्वार है ये शुष्क क्षेत्र की फसल होती है, शुष्क क्षेत्र की फसल होती है, ठीक है। तो अब यहां पर बताइए कि सही क्या है? तो इसमें तीसरा तो गलत हो रहा है, जहां जहां तीसरा है उसको गलत मान लीजिए। 1 2 4 करेक्ट आंसर है आपका, 1 2 4 करेक्ट आंसर है, क्योंकि चावल और कॉफी तमिलनाडु की प्रमुख फसलें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चावल और कॉफी जो है ये तमिलनाडु की प्रमुख फसलें हैं। तमिलनाडु में जो कॉफी का उत्पादन होता है, तमिलनाडु में कॉफी का जो उत्पादन होता है, इसके याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। कहां होता है? तो नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पर कॉफी का उत्पादन होता है। नीलगिरी पहाड़ी पर कॉफी का उत्पादन होता है, नीलगिरी पहाड़ी पर कॉफी का उत्पादन होता है। मैं यहां पर चावल के बारे में आपको एक चीज और बताता हूं, चावल के बारे में मैं एक चीज और बताता हूं। देखिए हमारे भारत में जो चावल की फसल होती है, चावल की जो फसल है, जो पूर्वी राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल है, इस तरह से ये पश्चिम बंगाल है, पूर्वी जो राज्य है पश्चिम बंगाल, इसी तरह से झारखंड है, इस तरह झारखंड, पूर्वी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार भी है इसमें, इस तरह से बिहार, और इस तरह से असम भी है, असम। इन सभी जगहों पर चावल की खेती होती है, चावल की खेती होती है, ठीक है। इन सभी जगहों पर चावल की खेती होती है, बिहार में भी, असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी और झारखंड में भी। लेकिन यहां पर जो चावल की खेती होती है, मतलब जो पूर्वी भाग है देश का, पूर्वी भाग में जो चावल की खेती होती है, चावल की जो कृषि होती है या खेती जो होती है, ये वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वर्षा की आधार पे होती है, वर्षा आधारित है। और जो देश का पश्चिमी भाग है, जैसे पंजाब जहां की उत्पादकता सबसे ज्यादा है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरह से ये है पंजाब, पंजाब, इस तरह से है हरियाणा, ध्यान रखिए, हरियाणा, इस तरह से है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और यहां पर है इस जगह पे उत्तरी राजस्थान भी, उत्तरी राजस्थान। इन सभी जगहों पर चावल की खेती होती है, इन सभी जगहों पर चावल की खेती होने लगी है। लेकिन यहां पर जो चावल है, चावल एक सिंचित फसल है, यहां पर सिंचाई के द्वारा होती है, चावल की खेती सिंचाई के द्वारा की जाती है, सिंचित फसल है। इन राज्यों में, ये जो सारे राज्य हैं, इन राज्यों में हरित क्रांति जो हुई थी ना, हरित क्रांति से ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में हरित क्रांति से गेहूं व चावल दोनों फसलों को लाभ मिला था। अब यहां पर मैं बताना यह चाह रहा हूं कि
अब थोड़ा समझना है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज मैंने ओपन कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ओपन कर दिया। सामान्यतः क्या होता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट लोग नहीं समझ भी नहीं पाते हैं, मतलब स्टूडेंट के बीच में समस्या रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे भारत में चावल की खेती पूर्वी भाग में भी होती है, पश्चिमी भाग में भी होती है, वैसे दक्षिणी भाग में भी होती है। महानदी घाटी है, चावल का कटोरा उसको कहा जाता है। लेकिन मैं बताना यह चाह रहा हूं कि पूर्वी भाग में जो चावल की खेती होती है यह वर्षा आधारित है, और पश्चिमी भाग में चावल की खेती सिंचाई पर निर्भर है। और यहां पर पश्चिमी भाग में, हमारे भारत में पश्चिमी भाग में हरित क्रांति का लाभ चावल को मिला था। पूर्वी भाग में हरित क्रांति का लाभ चावल को नहीं मिल पाया था, लेकिन पश्चिमी भाग में मिला था। गेहूं को तो मिला ही था, चावल को भी मिला था यहां पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा जो महानदी घाटी है, इस तरह से उड़ीसा में महानदी घाटी है, तो उड़ीसा में जो महानदी घाटी है इसे चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसको कहते हैं तो आप बताएंगे चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तो जो महानदी घाटी है उसे चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक, चलिए बढ़िए आगे, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। तब तक मैं अपने पूछे गए प्रश्न का तो उत्तर दे लूं। जो मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सी फसल है जो दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जाती है, वो है ज्वार और बाजरा। ध्यान रखना, ज्वार और बाजरा ऐसी फसलें हैं, ज्वार और बाजरा ऐसी फसलें हैं जो दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जाती हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया। सामान्यतः हम यही समझते हैं कि एक ज्वार की फसल है, बाजरा की फसल है, लेकिन ज्वार बाजरा ऐसी फसलें हैं जो रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर देता हूं कि ज्वार बाजरा दक्षिण भारत में, ज्वार और बाजरा जो है ये दक्षिण भारत में रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। ध्यान रखना, दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, रबी और खरीफ दोनों में बोई जाएगी ज्वार और बाजरा। ध्यान रखिएगा, ज्वार बाजरा इज इंपॉर्टेंट, ये रबी खरीफ दोनों में बोई जाती है। उत्तर भारत में ज्वार बाजरा खरीफ की फसल है। ध्यान रखना, इसको भी नोट करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज करोगे आप लोग, नहीं तो भ्रम होगा आपको। देखिए, उत्तर भारत में ज्वार और बाजरा जो है, उत्तर भारत में ज्वार बाजरा जो है, ये ज्वार बाजरा ये खरीफ की फसल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब हम दक्षिण भारत में आते हैं ना, दक्षिण भारत में जो ज्वार बाजरा है ये रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, रबी खरीफ दोनों में बोई जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, यही है ऑपरेशन थिएटर ऑफ क्वेश्चन का पूरा ऑपरेशन थिएटर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और अब कहां तक चीजें जाएंगी, उसका कॉन्सेप्ट, उसका फैक्ट, ठीक है, उसके डायमेंशंस, आखिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और समझिए चीजों को। जिस तरह से, जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूं उस लेवल पे जाकर के थोड़ा सा ठहराव के साथ समझिए चीजों को। कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। एक पॉइंट लिया जाएगा, उसके सभी पक्षों का एकदम हर तरह से उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा, इससे अच्छा और इससे बेहतर, बेहतर और क्या हो सकता है कि एक प्रश्न को लिया जाए और उस पूरे प्रश्न का सारे पक्षों का डिटेल, चाहे उसका कॉन्सेप्ट हो, चाहे उसका फैक्ट हो। अब बताइए, आप चावल पढ़ते हैं, चावल के बारे में, चावल का उत्पादन कहां होता है मैंने बता दिया। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, बिहार का कौन सा स्थान है ये भी बता दिया, छठा स्थान है बिहार का। ये भी आपको बता दिया बिहार में चावल की फसल क्यों उगाई जाती है ज्यादा, बिहार की जलवायु की वजह से। ये भी आपको बता दिया कि अब तो ये तो फैक्ट हो गए, कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया कि भारत में पूर्वी भाग में जो चावल की फसल उगाई जाती है, ये चावल की फसल जो है ये वर्षा आधारित है, और पश्चिमी भाग में सिंचित फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंप्लीट विश्लेषण, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और उसके सारे डायमेंशन का। अगला प्रश्न लेता हूं, अच्छा प्रश्न ये भी है। तांबा, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। तांबा कहां पर है, बालाघाट छिंदवाड़ा में है क्या? दो सूचियां दी गई है, मिलाना है हमें। तांबा कहां पर पाया जाता है, बालाघाट छिंदवाड़ा में क्या? लौह अयस्क क्या बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख में पाया जाता है? जस्ता क्या खेतड़ी में पाया जाता है? मैग्नीज क्या जावर की खान में पाई जाती है?
इसका उत्तर आप दीजिए, तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे छिंदवाड़ा की बात होती है, छिंदवाड़ा कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में है। छिंदवाड़ा कहां है? मध्य प्रदेश में है। बालाघाट कहां पर है? बालाघाट ये भी मध्य प्रदेश में है। हालांकि बालाघाट नाम की एक पहाड़ी भी है जो महाराष्ट्र में है। ध्यान देखो, बालाघाट नाम की पहाड़ी, बालाघाट नाम की पहाड़ी महाराष्ट्र में, ठीक है, बालाघाट नाम की पहाड़ी महाराष्ट्र में, और बालाघाट जिला या स्थान एमपी में। बादाम पहाड़ ये कहां पर है? तो ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ कहां है? तो उड़ीसा में है। कुद्रेमुख कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य में है कुद्रेमुख। इसके बाद खेतड़ी कहां पर है? तो खेतड़ी राजस्थान में है, खेतड़ी राजस्थान में है। इसके बाद जावर कहां पर है? तो याद रखिए जावर भी राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर में है, राजस्थान के उदयपुर में है जावर। जावर की खान उदयपुर में बहुत प्रसिद्ध है, जावर की खान उदयपुर में बहुत प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि क्या इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ना, क्या इसमें सही मैच कर रहा है। तो क्या इसमें सही मैच कर रहा है? इसमें तांबा, तांबा बालाघाट छिंदवाड़ा, बिल्कुल सही बात है, ये मैच कर रहा है। बालाघाट छिंदवाड़ा में तांबा पाया जाता है, तांबा बालाघाट छिंदवाड़ा में पाया जाता है। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क ये बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख में पाया जाता है। लौह अयस्क बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख में पाया जाता है। जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में ही बादाम पहाड़ है, यहीं पर सुलायपत है, सुलायपत, बादाम पहाड़, यहीं पर बुनाई है, बुनाई भी एक जगह है। ये सब लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ता जो है ये खेतड़ी में नहीं मिलता है, जस्ता जो है ये खेतड़ी में नहीं है। जस्ता कहां है? तो ये जावर की खान में मिलता है। ये ऑप्शन थोड़ा सा अव्यवस्थित है, ऑप्शन अव्यवस्थित दिख रहा है। चलिए मैं उत्तर बताता हूं। जस्ता जो है ये जावर की खान में मिलता है। कहां पर? जावर की खान, जो राजस्थान में है, जावर की खान। जावर की खान में जस्ता और सीसा दोनों मिलता है, सीसा जस्ता ये दोनों जावर की खान में पाया जाता है। मैग्नीज, मैग्नीज जो है ये धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। पहली बात, धारवाड़ शैलों में मिलता है। पूछा जा सकता है कि कौन सा खनिज है जो लोहे के साथ पाया जाता है? लोहे के साथ, तो याद रखना यह लौह अयस्क के साथ पाया जाता है, लौह अयस्क के साथ पाया जाता है, लौह अयस्क के साथ मिलता है, ठीक है ना। इसका मतलब जहां जहां लोहा मिलेगा वहां वहां मैग्नीज मिलेगा, जहां जहां लोहा मिलेगा उन सभी जगहों पर मैग्नीज भी मिलेगा। अब मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में है, लौह अयस्क के साथ पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन राज्यों का विशेष स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में महाराष्ट्र, मैग्नीज अगर देखा जाए तो यहां पर भंडारा जिला है, भंडारा, भंडारा। इसके अलावा बालाघाट, एमपी का बालाघाट, भंडारा जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का भंडारा, बालाघाट जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद है सुंदरगढ़, उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ है, उड़ीसा का सुंदरगढ़। इसके बाद है सुंदरगढ़, इसके बाद है कालाहांडी, कालाहांडी, बोलनगीर, बोलनगीर। इन सभी जगहों पर मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है ना, इन सभी जगहों पर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज जावर की खान में नहीं मिलता है, ठीक है। तो तांबा बालाघाट ये सही है, लौह अयस्क बादाम पहाड़ कुद्रेमुख ये सही है, ठीक है। और जस्ता जो है ये जावर की खान में मिलता है। मैग्नीज जो है वो भंडारा, बालाघाट, सुंदरगढ़, कालाहारी, बोलनगीर इन जगहों पर पाया जाता है। अब यहां पर खेतड़ी का भी जिक्र है, ध्यान रखिए। खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। कहां पर है? तो राजस्थान में है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है, तांबा उत्पादन यहां पर होता है। तांबे की सबसे प्राचीन खान मानी जाती है तांबे के लिए खेतड़ी। तो खेतड़ी तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के खेतड़ी जो है वो चल रही है। एक प्रश्न मुझे बार बार दिख रहा है
कि सर यू हैव मिस्ड द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ, प्लीज डिस्कस इन द पेड बैच। मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं। नयन सर आप लिख रहे हैं, नयन जी लिख रहे हैं, तो मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता हूं। मुझे हर चीज का ध्यान होता है कि कहां पर क्या छूट रहा है, उसको कब कराना है। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं कराऊंगा उसको। ठीक है, कोई चीज छूटती नहीं है, सब पे मेरी नजर होती है। अब एक प्रश्न आ रहा है भाभर पेटी से, भाभर पेटी से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। चलिए देखते हैं भाभर पेटी। भाभर पेटी पाई जाती है छोटा नागपुर पठार पर, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भाभर पेटी कहां पाई जाती है? प्रश्न है कि भाभर पेटी कहां पाई जाती है? भाभर पेटी बताइए, भाभर पेटी कहां पाई जाती है? भाभर क्या है? तो यह एक मैदान है। भाभर, भाभर एक मैदान है, मतलब भाभर पेटी जो है, भाभर पेटी ये उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर दीजिए इसका, कहां पाई जाएगी? छोटा नागपुर पठार के बारे में तब तक कुछ चीजें बता देता हूं। छोटा नागपुर पठार के लिए याद रखना आप लोग, छोटा नागपुर पठार, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कोयला और खनिज मिलता है, कोयला व खनिज पाया जाता है, इस वजह से इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बात आता है कि रूर है कहां पर? यह रूर प्रदेश क्या है? जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी में है एक जगह जिसे रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कोयले के लिए जाना जाता है। रूर प्रदेश विशेष से कोयले के लिए जाना जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भाभर पेटी जो है ये हिमालय के गिरिपद के साथ पाई जाती है। हमने कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हिमालय के गिरिपद के साथ पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद के पास के साथ पाई जाती है। पश्चिमी घाट के लिए याद रखना, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। कैसा पर्वत है? तो भ्रंशोत्थ पर्वत है, भ्रंश के सहारे बना हुआ है। अगर पूछा जाए कि कैसा पर्वत है तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट के लिए कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाऊं थोड़ा। चलिए भाभर की प्रदेश पट्टी को बताता हूं। भाभर क्षेत्र, जब हम हिमालय प्रदेश को देखते हैं तो इस तरह से ये हिमालय है, महान हिमालय, इस तरह से ये महान हिमालय है। महान हिमालय या इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के साउथ में इस तरह से है लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में इस तरह से है लघु हिमालय, यह है लघु हिमालय, इसे लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय। इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इस लघु हिमालय के जब दक्षिण में आएंगे, इस लघु हिमालय के जब दक्षिण में आएंगे तो यहां पर है शिवालिक, जिसे वाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इस तरह से है शिवालिक, और शिवालिक को वाह्य हिमालय कहते हैं। शिवालिक को याद रखेंगे वाह्य हिमालय कहा जाता है, वाह्य हिमालय। तो शिवालिक क्या है? तो वाह्य हिमालय कहा जाएगा, वाह्य हिमालय। अब शिवालिक के बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के बाद इस तरह से ध्यान रखेंगे, इस तरह से यहां पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। हिमालय से आए हुए अवसादों से मैदान का निर्माण हुआ है। अब जब मैदान का निर्माण हुआ है यहां पर, तो इस जगह पर आप ध्यान देखिए, जो बड़े अवसाद हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर पत्थर इस तरह से हैं, वो हिमालय के गिरिपद में ऐसे जमा हुए हैं। इस तरह से गिरिपद में इस तरह से जमा हुए हैं, हिमालय के साथ साथ गिरिपद में। और यही जो गिरिपदी प्रदेश है, इसी को हम भाभर प्रदेश कहते हैं। यही है भाभर प्रदेश, जो गिरिपद पर है, ये भाभर प्रदेश है। ध्यान रखिए, यहां से मैदान। अब ये भाभर प्रदेश जो है ये पथरीला मैदान होता है। कैसा मैदान है? तो ये पथरीला मैदान है, इसको आप याद रखिएगा, पथरीला मैदान ये है। ठीक है, अब यही भाभर प्रदेश जहां पे नदियां जो हैं सतह के नीचे प्रवाहित होती हैं, यहां पे नदियां सतह के नीचे, नदियां सतह के नीचे बहती हैं। भाभर प्रदेश में नदियां सतह के नीचे बहती हैं। इसके बाद भाभर प्रदेश के जब दक्षिण में आते हैं तो यहां पर तराई क्षेत्र का विस्तार, तराई क्षेत्र का विस्तार इस तरह से भाभर के दक्षिण में देखने को मिलता है, जहां की जमीन दलदली जमीन है। यहां पे नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं, यहां पे नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। गंगा, यमुना, ये सब नदियां सतह पे फिर से आ जाती हैं और इस तरह से बहते हुए और जाके ऐसे बंगाल की खाड़ी में और भारत में हुगली के रूप में आगे बढ़ती हैं।
अब इस नदी के दोनों तरफ बांगर और खादर का विस्तार देखा जाता है। नदी के दोनों तरफ जहां तक बाढ़ आती है वो तो खादर प्रदेश होता है, जहां तक बाढ़ आती है खादर प्रदेश है, और जहां बाढ़ नहीं आ पाती है, जो ऊंची जमीन है इस तरह, उसको भाभर प्रदेश की, उसको भांगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य था यहाँ पे भाभर बताना। भाभर प्रदेश के लिए एक चीज बताऊं, नदियां सतह के नीचे चली जाती हैं, यहां पर एक गड्ढे पाए जाते हैं, यहां पर चो, विशेष नाम है चो नामक गड्ढे पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। आप कहोगे कि गड्ढे की बात क्यों कर रहे हो? गड्ढे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में नदियां विलुप्त होती हैं। चो नाम के जो गड्ढे मिलते हैं, इसी में जाके नदियां विलुप्त होती हैं। पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि चो नाम का गड्ढा कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे भाभर प्रदेश में पाया जाता है, और यहीं पर जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, इसी में नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसी में नदियां आके विलुप्त हो जाती हैं। एक प्रश्न और लेता हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं ही दूंगा। ठीक है, आप भी प्रयास करिए, मैं भी दूंगा। यहां पर निम्न ब्योरों पर विवरण कीजिए, निम्नलिखित ब्योरों पर विचार कीजिए। जैसा कि मैंने कहा है कि हर तरह के प्रश्न होंगे, विविधता होगी प्रश्नों में, हर तरह के प्रश्नों का संकलन रहेगा। अब देखिए यहां पर निम्नलिखित ब्योरों पर विचार कीजिए। यहां जलवायु के लक्षणों को दिया गया, जैसे औसत जुलाई माह का तापमान 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस जुलाई माह का। औसत जनवरी माह का तापमान 19 से 28 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर है, वर्षा 200 सेंटीमीटर है। अब अगर आप बता पाए तो बताइए कि ये जलवायुविक विशेषता जो है, ये जलवायु की जो विशेषताएं हैं, किस जलवायु कटिबंध का प्रारूपी है, कहां पर ये जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार की जलवायु कहां पाई जाएगी? इसका उत्तर आप दे पाए तो दीजिए कि औसत जुलाई तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, औसत जनवरी तापमान 19 से 28 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक, उससे ये जलवायु की विशेषताएं कहां पाई जा सकती हैं? आर्द्र दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाएंगी, या अल्पार्द्र वेलांचली तटीय क्षेत्र, वेलांचली क्षेत्र में पाई जाएगी, तट से थोड़ा आंतरिक क्षेत्र जो होता है वेलांचली क्षेत्र, तट से आंतरिक, और आर्द्र उत्तर पूर्व भारत में पाई जाएगी, या एक से अधिक सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? इसका उत्तर दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है ये, इसका उत्तर आप अगर दे पाए तो। देखिए, पहली बात आप देखिए कि जुलाई और जनवरी के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं है, तापांतर कम है, तापमान का अंतर यहां पर कम दिख रहा है, तापांतर कम है। ठीक है, तापांतर कम कहां पाया जाता है? तो तापांतर कम दक्षिण भारत के तटवर्ती भागों में, दक्षिण भारत के तटवर्ती भागों में कम तापांतर पाया जाता है, कम तापांतर पाया जाता है। ध्यान रखिएगा सब कि भारत में तापमान का अंतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर मिनिमम कहां है? कम, तो दक्षिण भारत में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर तापांतर कम है। अब दक्षिण भारत की जलवायु हो सकती है, लेकिन तापमान और वर्षा से समानता कहां बैठ रही है? अब इसको देखिए, ये जो जलवायु है वास्तव में, ये जो जलवायु है जिसकी बात की गई है इसमें, ये जलवायु वास्तव में इस तरह से, जो तमिलनाडु और का ये जो तट है, इस तट पर, इस जगह पर ऐसी जलवायु पाई जाती है, इस जगह की बात की गई है। ठीक है ना, ये जो तमिलनाडु का जो तट है, जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ये जो कोरोमंडल तट का भाग है, कोरोमंडल तट पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। यहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, यहां पर लौटते मानसून से वर्षा होती है, लौटते मानसून से वर्षा यहां पर होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहां पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये मैंने एक एनसीईआरटी का स्लाइड यहां पर लगाया हुआ है, ये एनसीईआरटी का स्लाइड है। आप देख सकते हैं कि कहां पर कैसी वर्षा हो रही है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो डार्क पार्ट देख रहे हैं, इस जगह पर, यहां लक्षद्वीप में भी, अंडमान निकोबार द्वीप में भी, और भारत का ये जो उत्तर पूर्वी भाग है इस तरह से, इस उत्तर पूर्वी भाग में भी, इन सभी जगहों पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आप देख सकते हैं। लक्षद्वीप में भी है, यहां पे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर भी 200 सेंटीमीटर
अधिक वर्षा यहां पर होती है। ध्यान रखिए, कहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। इसके बाद 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा है, आप देख लीजिए, ये जो भाग है तटवर्ती, यहां पर लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा है। इस तरह से 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा आपको इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा, यहां की वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहां पर वर्षा होती है। ठीक है। इसके बाद जो आंतरिक भाग है भारत का पूरा, ये जो आंतरिक भाग आप देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे आंतरिक भाग में ये जो क्षेत्र है, आप देखिए इस तरह से, ये पूरा का पूरा आंतरिक भाग जो भारत का है, इस पूरे आंतरिक भाग में, जहां मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, इस पूरे आंतरिक भाग में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। यहां की जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वास्तव में यहां पर जो वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा, जो होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इसी तरह से, अब ध्यान देना, इसी तरह से भारत का सबसे पश्चिमी जो भाग हो गया, इंडिया का सबसे जो वेस्टर्न पार्ट हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, और दक्षिण भारत का ये जो आंतरिक भाग है, इस दक्षिण भारत के आंतरिक भाग में आप यहां देख सकते हैं, इन जगहों पर, अरावली के पश्चिम में और दक्षिण भारत के आंतरिक भाग में, इन दोनों जगहों पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इन दोनों जगहों पर 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और कहीं कहीं तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इस तरह से भारत में कहां पर कितनी वर्षा हो रही है, इस नक्शे से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि हमारे इंडिया में कहां कैसी वर्षा हो रही है। इसके अलावा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा आपको इस तरह से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, यहां पर भी 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा देखने को मिलेगी। तो आज का ये जो सेशन था, इसमें अब हम यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं। बहुत सारे प्रश्न थे, विविधता थी प्रश्नों में, और कोशिश यही किया गया कि इस एक प्रश्न को लिया जाए, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट, फैक्ट और उसके सारे डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से अब आज के सेशन में अब क्लास यहीं पर ओवर किया जाएगा, और फिर हम लोग कल रात के 9 बजे इसी तरह से मिलेंगे, और रात के 9 बजे फिर से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी महत्वपूर्ण व्याख्या। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।